अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले 2 पार्ट्स देख लिए हैं, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब ये फिल्म मैट्रिक्स मूवी की 3rd पार्ट है, जिसके पिछले हमने नियो को बेहोश देखा था, जिसकी आगे की कहानी इस पार्ट में है, जहाँ मॉर्फियस और उसके साथी नियो को मैट्रिक्स वर्ल्ड में सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी ब्रेन की रीडिंग ऐसी थी मानो वो अब भी मैट्रिक्स से कनेक्टेड हो। पर लाख कोशिश के बाद भी नियो उन्हें मैट्रिक्स में कहीं नहीं मिलता। वहीं हम ट्रिनिटी और मैगी नाम के एक लड़की को नियो के पास देखते हैं, जिनके साथ बेन भी होता है। ये वही शख्स है जिसके दिमाग पर एजेंट स्मिथ का कब्जा हो चुका है। उधर ऑपरेटर को मैट्रिक्स वर्ल्ड से सेराप नाम के प्रोग्राम का कॉल आता है, जो ओरेकल का साथी होता है। वो मॉर्फियस से कहता है कि ओरेकल उससे मिलना चाहती है, जिसके बाद मॉर्फियस और ट्रिनिटी ओरेकल से मिलने मैट्रिक्स में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम नियो को देखते हैं, जो एक ट्रेन स्टेशन पर होता है, जहां उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम सती होता है। सती फिर नियो से बातें करने लगती है और बताती कि वो और उसके माता पिता ट्रेन से मैट्रिक्स में जाने वाले हैं, पर नियो उनके साथ नहीं चल सकता। तभी फिर रामचंद्र नाम का आदमी, जो सती को अपनी बेटी बताता है, वो नियो से यह शेयर करता है कि इस वक्त वो लोग जिस जगह पर है वो ना तो मैट्रिक्स है और ना ही असल दुनिया। वो आगे ये भी बताता है कि वो और उसका परिवार कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जिनका इस मैट्रिक्स में अब कोई काम नहीं बचा, इसलिए उन्हें डिलीट करने का आदेश दिए गए हैं। पर उसने मेरोविंगियन से कोई डील कर रखी थी, जिसके तहत वो सती को डिलीट होने से बचाएगा। इस पर नियो सवाल करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर रामचंद्र बताता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, जो सुनकर नियो हैरान रह जाता है, क्योंकि मशीन्स और प्रोग्राम्स प्यार जैसी चीज को समझ नहीं सकते। वहीं इस तरफ ओरेकल के पास मॉर्फियस और ट्रिनिटी पहुंच जाते हैं, जो ओरेकल के नए रूप को देखकर पूछते हैं कि आपने अपना रूप क्यों बदला। इस पर वो कहती है कि वो नियो की मदद कर रही है, जिस कारण उसे रूप बदल के रहना पड़ रहा है। फिर वो मॉर्फियस और ट्रिनिटी को सेराफ के साथ ट्रेनमैन के पास जाने को कहती है, क्योंकि उसे पता है कि नियो कहाँ मिलेगा। दरअसल नियो इस समय एक वर्चुअल मेमोरी में फंसा हुआ है, जहाँ से वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सेराफ, ट्रिनिटी और मॉर्फियस एक ट्रेन में जाते हैं, जिसमें ट्रेन मैन बैठा होता है, जो उन्हें देखते ही वहां से भाग जाता है, जिसके पीछे ये तीनों भी जाते हैं। पर ट्रेन मैन इन सभी पर गोलियां चलाने लगता है और मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। इधर सती को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और वो लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब हम उस ट्रेन से ट्रेन मैन को बाहर आता देखते हैं, जो नियो को ट्रेन में चढ़ने से रोकता है और दावा करता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया है जहां वो सबसे शक्तिशाली है। और ऐसा कहकर वो नियो के चेस्ट पर वार करता है, जिससे नियो पीछे के दीवार से टकरा जाता है और तब तक ट्रेन भी वहां से चली जाती है। इसके बाद फिर नियो ट्रैक्स पर तुरंत दौड़ने लगता है, पर वो ये पाता है कि वो वापस से उसी जगह पर आ गया है जहां से वो चला था। जिसके बाद हम सेराफ, मॉर्फियस और ट्रिनिटी को एक क्लब के बाहर देखते हैं, जहां वो कुछ गार्ड्स को गोली मारकर लिफ्ट से क्लब तक पहुंच जाते हैं। लिफ्ट में फिर सेराफ बताता है कि क्लब में गन्स ले जाना अलाउड नहीं है, और यदि हम लकी हुए तो हमारी तलाशी लेने के लिए सिर्फ एक आदमी मौजूद होगा। जिस पर फिर ट्रिनिटी पूछता है कि यदि हम अनलकी हुए तो, जिसके ऐसा कहते ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उनके सामने बहुत से गार्ड्स होते हैं, जिनके ऊपर ये तीनों अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। और उनके ऐसा करने से कुछ गार्ड्स मारे भी जाते हैं, पर बाकी लोग ऊपर की छत पर उल्टा चलने लगते हैं, जिससे इन तीनों को उन गार्ड से लड़ने में काफी परेशानी होती है। पर किसी तरह सभी गार्ड्स को मारकर सेराफ, मॉर्फियस और ट्रिनिटी क्लब के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें मोरिविंगियन मिलता है, जिसकी साथ ट्रेनमैन भी होता है। मोरिविंगियन अब मॉर्फियस से कहता है कि उसे पता है कि वो तीनों नियो को मैट्रिक्स वर्ल्ड में वापस लाना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें मोरिविंगियन को ओरेकल की आंख लाके देनी होगी। पर ओरेकल तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो मोरिविंगियन को उसकी आंख क्यों चाहिए? दरअसल मोरिविंगियन ओरेकल का सोर्स कोड चाहता था, जिससे वो और भी शक्तिशाली कंप्यूटर प्रोग्राम बन सके। लेकिन ट्रिनिटी इस समय किसी भी सौदे को करने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो मोरिविंगियन पर अपनी बंदूक तान देती है और उससे कहती है कि अगर उसे नियो नहीं मिला तो वो उसे वहीं जान से मार देगी। जिसका मतलब ये है कि मोरिविंगियन नाम का प्रोग्राम मैट्रिक्स से डिलीट हो जाएगा। जिस पर फिर मोरिविंगियन ट्रेनमैन को नियो को लाने
करने का आदेश दे देता है और कुछ देर बाद हम नियो के पास एक ट्रेन को आता देखते हैं जिसमें से ट्रिनिटी निकलकर नियो को गले लगा लेती है। आगे वो नियो के कहने पर उसे ओरेकल के पास ले जाती है और अब हम ओरेकल के साथ सती को भी देख पाते हैं। तब नियो ओरेकल से पूछता है कि जब तुम्हें सब कुछ पहले से पता था तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं कोई दवन नहीं हूँ बल्कि मैट्रिक्स का छठवां ग्लिच हूँ? इस पर ओरेकल कहती है कि तुम उस समय तैयार नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तब फिर से नियो पूछता है कि क्या जियोन सिटी बच पाएगा, पर इसका भी कोई सीधा जवाब ना देते हुए ओरेकल यही कहती कि सब कुछ तुम्हारे फैसले के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 2 में और नियो के हाल ही में ओरेकल से हुए कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि वो छठवा द वन या फिर यूं कहे कि मैट्रिक्स का ग्लिच है, जिसका मतलब ये है कि उसके पहले भी 5 और द वन हो चुके हैं जिनके बारे में मूवी में तो नहीं बताया गया है पर एनिमेट्रिक्स सीरीज में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है जिसे हम आगे थियरीज में डिस्कस करेंगे और जिसकी ग्लिम्स मैंने पहले पार्ट के शुरुआत में दिखाई थी। इधर रियल वर्ल्ड में बेन उर्फ स्मिथ को होश आ जाता है जिसकी बाद सीन कट होकर नियो की तरफ मुड़ जाती है जिसे ट्रिनिटी मैट्रिक्स से डिस्कनेक्ट करती है। पर तभी वहाँ मैगी आकर बताती है कि बेन को होश आ गया है और फिर कमांडर कुछ लोगों के साथ बेन से पूछताछ करने चला जाता है। वहीं उस तरफ मैट्रिक्स में ओरेकल को आभास हो जाता है कि एजेंट स्मिथ आने वाला है, इसलिए वो सती को सेराफ के साथ भेज देती है। लेकिन बहुत से एजेंट स्मिथ, सती और सेराफ को घेर लेते हैं। फिर आगे हम कुछ स्मिथ्स को ओरेकल के पास भी देखते हैं जो ओरेकल को अपने सामने देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ओरेकल भविष्य देख सकती है, इसलिए स्मिथ ने सोचा कि वो उसके आने से पहले भाग जाएगी। पर तभी स्मिथ वही बात बोलता है जो कुछ देर पहले सती कह रही थी, जिससे ओरेकल समझ जाती है कि स्मिथ ने सती और सेराफ को भी अपना क्लोन बना लिया है, जिसके बाद वो खुद को ओरेकल में क्लोन कर देता है, यानी कि अब ओरेकल भी एजेंट स्मिथ बन जाती है। और इसी तरह पूरे मैट्रिक्स में एजेंट स्मिथ की संख्या बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि वो लगातार बाकी लोगों में खुद को क्लोन करते जा रहा था। वहीं इस तरफ रियल वर्ल्ड में कमांडर और कुछ लोग बेन से पूछताछ करते हैं पर वो ऐसा दिखा रहा था मानो उसे कुछ याद ही ना हो, इसलिए बेन को मैगी की देखरेख में रख दिया जाता है। फिर अगली सीन में हम जियोन सिटी के लोगों को मशीन्स के खिलाफ जंग की तैयारी करते हुए देखते हैं जहाँ एक ऑफिसर एक 16 साल के लड़के को गलती करने से डांट लगाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए कम से कम 18 साल का होना पड़ेगा, जिस पर वो लड़का कहता है कि मशीन से नहीं देखेंगी कि मैं 16 साल का हूँ या 18 साल का, इसलिए आप मुझे यहाँ काम करने की अनुमति दे दीजिए और मैं ये गलती फिर से नहीं करूँगा। अब उसके इस जवाब से ऑफिसर काफी प्रभावित होते हैं। वहीं आगे कमांडर, मॉर्फियस, नियो, ट्रिनिटी और नियो और बाकी लोग नियो के साथ होते हैं, जिनसे नियो ये कहता है कि उसे एक शिप दिया जाए जिसे लेकर वो मशीन्स के शहर में जाना चाहता है। पर कमांडर इसे इनकार करते हुए कहता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कम शिप्स हैं। तो फिर नियो को अपनी शिप देकर कहती है कि उसे नियो पर पूरा भरोसा है कि वो इस जंग में हमें जीत दिलाएगा। दूसरी तरफ मैगी बेन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने जा रही थी जिससे उसकी दिमाग को आराम मिले और उसकी याददाश्त वापस आ सके, पर बेन मैगी को मना करते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी याददाश्त वापस आए क्योंकि हो सकता है कि उसने ही अपने साथियों को मारा हो। जो सुनकर मैगी समझ जाती है कि बेन ने शिप्स को क्रैश करवाया था। दरअसल पार्ट 2 में मशीन्स के खिलाफ जंग में बेन ने ही ईएमपी मशीन को फायर किया था जिससे कुछ शिप्स खराब हो गए और रेजिस्टेंस ग्रुप के लोग मारे गए। फिर बेन मैगी को जान से मारकर नियो और ट्रिनिटी की शिप में छिप जाता है और जैसे ही वो लोग शिप को स्टार्ट करते हैं शिप एकदम से बंद हो जाती है, जिस पर फिर ट्रिनिटी नीचे चेक करने जाती है जहां वो देखती है कि शिप का फ्यूज ऑफ है, इसलिए वो उसे ऑन करती है। पर तभी बेन पीछे से ट्रिनिटी पर हमला कर देता है लेकिन वो किसी तरह उसे घायल करके नियो की तरफ भागती है, पर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर अंदर जा सके बेन उसे पकड़ लेता है
उधर कमांडर को एक आदमी बताता है कि मैगी मर चुकी है और बेन कहीं गायब है, जिससे वहां मौजूद मॉर्फियस समझ जाता है कि वो इस वक्त नियो की शिप पर होगा, पर ये लोग चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। इधर शिप पर नियो ट्रिनिटी की आवाज सुनकर एक गन लेके आता है, पर बेन ने ट्रिनिटी के गले पर चाकू रखा था, इसलिए नियो को मजबूरन अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है। तब बेन ट्रिनिटी को शिप के नीचे वाले हिस्से में गिराकर नियो की गन उठा लेता है, जिस बीच उनकी लड़ाई होती है, जिसमें बेन नियो की आंखों में कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स डाल देता है, जिससे नियो बेचारा अंधा हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर बेन उर्फ एजेंट स्मिथ नियो पर फिर से वार करता है, पर नियो उसके वार से बड़ी ही आसानी से बच जाता है, क्योंकि अब वो एजेंट स्मिथ को उसके ओरिजिनल फॉर्म में देख पा रहा था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नियो जब क्रिएटर के पास गया तो वो सोर्स कोड से जुड़ गया, जिस कारण वो असल दुनिया में भी मशीन को कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहा था। और यही वजह थी कि वो एजेंट स्मिथ को भी उसके डिजिटल फॉर्म में भी देख सकता था। अब देखते ही देखते नियो एजेंट स्मिथ को मार देता है, जिस कारण बेन भी मारा जाता है। तभी फिर वहाँ ट्रिनिटी आती है, जो नियो की ऐसी हालत देखकर दुखी होती है, पर नियो ट्रिनिटी को कहता है कि अब उसे ही शिप चलाना होगा, जिसके बाद वो दोनों मशीन्स के शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जियोन सिटी पर सेंटिनल मशीन्स का हमला शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत से सोल्जर्स उन सेंटिनल्स को नष्ट करते हुए मारे जाते हैं। दूसरी तरफ मॉर्फियस और उसके साथी जियोन सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनकी शिप को नियो चला रही होती है, पर जियोन सिटी का दरवाजा बंद होता है, जिससे सही समय पर खोलना जरूरी था, वरना उनकी ये शिप अंदर नहीं आ पाएगी और ये लोग उस रास्ते से नहीं आ सकते जिस रास्ते से मशीन ने जियोन सिटी पर हमला किया था, क्योंकि वो बहुत ही छोटा रास्ता था जिसमें उनकी ये शिप नहीं आ पाती। इधर सेंटिनल से लड़ते लड़ते ऑफिसर की गोलियां खत्म हो जाती है और वो नई गोलियां लोड करने को कहता है, जिन गोलियों को लेकर वही 16 साल का लड़का आता है, जो पहले भी इस ऑफिसर से मिल चुका था। वो लड़का आते ही गोलियां लोड करता है, पर गोलियों से भरा बॉक्स अटक जाता है, इसलिए फिर वो लड़का अपने पैरों से उस बॉक्स को उसकी जगह पर फिट करने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत से सेंटिनल्स उनके ऊपर मंडराने लगते हैं, जिस पर फिर ऑफिसर उस लड़के से कहता है कि अब कोशिश करना बेकार है, और तभी वो बॉक्स अपनी जगह पर फिट हो जाता है और फिर ऑफिसर पूरे जोश से सेंटिनल्स पर हमला करता है, जिसमें बहुत सी सेंटिनल मशीन्स नष्ट हो जाती है, पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो सभी मिलकर उस ऑफिसर को बुरी तरह घायल कर देते हैं। लेकिन इन सब में वो लड़का बच जाता है, जिस लड़के से फिर ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके जियोन सिटी के दरवाजे को खोलना होगा, जिससे हमारी शिप अंदर आ सके। और ऐसा कहकर वो ऑफिसर अपने अंतिम सांस ले लेते हैं, जिसके बाद वो लड़का उन ऑफिसर की मैकेनिकल मशीन में बैठकर जियोन सिटी के दरवाजे को खोलने पड़ता है। लेकिन रास्ते में बहुत से सेंटिनल्स उसके ऊपर भी हमला करते हैं, जिन्हें गोलियों से मारते हुए वो आखिरकार दरवाजे को खोल ही देता है, जिससे वो शिप अंदर आ जाती है, जिसे नियो चला रही थी। वो लोग फिर दरवाजे से प्रवेश करते ही शिप में लगी ईएमपी मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सारे सेंटिनल्स एक बार में ही नष्ट होकर गिरने लगते हैं। जबकि उस तरफ नियो और ट्रिनिटी मशीन्स के शहर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी शिप को देखकर बहुत सी अटैक शिप्स उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिन्हें नियो सिर्फ अपने हाथ के इशारे से ही नष्ट कर देता है, पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो उन सबको नष्ट नहीं कर सकता था। इसी बीच सेंटिनल भी उनकी शिप पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान फिर नियो ट्रिनिटी से कहता है कि उसे बादलों के ऊपर से जाना चाहिए, और ट्रिनिटी फिर बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिससे सेंटिनल्स नीचे गिरने लगते हैं और ट्रिनिटी पहली बार सूरज की रोशनी देखती है, जो नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। पर इतने सारे अटैक्स की वजह से उनकी शिप बंद पड़ जाती है और अब वो सीधे नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन काफी कोशिशों के बाद शिप स्टार्ट हो जाती है, पर फिर भी वो अंत में क्रैश लैंड कर जाते हैं, जिसमें बहुत सी लोहे की रॉड्स ट्रिनिटी के शरीर के आर पार हो जाते हैं।
जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिससे नियो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। पर वहीं जियोन सिटी के लोगों को बचाने के लिए वो मशीन्स की लीडर से मिलने आगे बढ़ता है। और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि नियो को हर जगह ब्राइट लाइट्स दिखाई दे रही है, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि मशीनों को भी बिल्कुल इसी तरह ये दुनिया दिखाई देती होगी। इधर जियोन सिटी में और भी सेंटिनल मशीन्स पहुंच जाती है, जो देखकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तब तक नियो मशीन्स के लीडर तक पहुंच जाता है और उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि यदि मशीन्स इस जंग को खत्म कर दें तो वो मैट्रिक्स में जाकर एजेंट स्मिथ को रोक सकता है, क्योंकि अगर एजेंट स्मिथ को रोका ना गया तो वो पूरे मैट्रिक्स पर कब्जा कर लेगा, जिससे मशीन्स को मिलने वाली पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। अब मैट्रिक्स के जरिए मशीन्स को पावर कैसे मिलती है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने मैट्रिक्स सीरीज के पहले पार्ट में शुरुआत में ही की है। इसके बाद फिर नियो के इस प्रस्ताव को मशीन का लीडर मान लेता है, क्योंकि वो भी जानता था कि नियो की ही तरह स्मिथ भी मैट्रिक्स के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए मशीन्स उसे चाहकर भी नष्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो नियो के प्रस्ताव को मान लेता है, जो होते ही जियोन सिटी पर हमला करने आए सेंटिनल मशीन्स अपनी जगह पर रुक जाती है। वहीं इस तरह मशीन्स का लीडर नियो को मैट्रिक्स में प्लग कर देता है। और अब हम नियो को मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं, जहां वो देखता है कि हर तरफ सिर्फ स्मिथ ही स्मिथ है। और इस समय मैट्रिक्स के अंदर भयंकर बारिश हो रही होती है, जिसके बाद एजेंट स्मिथ का वो रूप जो ओरेकल में क्लोन होने की वजह से बना था, वो नियो से लड़ने आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ओरेकल वाला एजेंट स्मिथ ही नियो से लड़ने आया है, तो इसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। वहीं अब नियो और स्मिथ में काफी घमासान और जबरदस्त लड़ाई होती है, और दोनों शुरू में तो बराबरी से मुकाबला करते हैं, पर कुछ ही देर में स्मिथ नियो पर भारी पड़ने लगता है। तब स्मिथ वही डायलॉग कहता है जो उसे ओरेकल ने कहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये वही स्मिथ है जो ओरेकल में खुद को क्लोन किया है। तब नियो फिर ओरेकल के उस डायलॉग से समझ जाता है कि उसका स्मिथ से लड़ना बेकार है, क्योंकि वो लाख कोशिशों के बाद भी स्मिथ को हरा नहीं पाएगा। इसलिए वो लड़ना छोड़ देता है और स्मिथ उसे भी खुद का क्लोन बना देता है। पर नियो ने मैट्रिक्स में कनेक्ट होने के लिए मशीन्स के लीडर की हेल्प ली थी, यानी कि नियो के वर्चुअल रूप को भी मशीन्स कंट्रोल कर सकती थी। और क्योंकि एजेंट स्मिथ ने नियो को खुद में क्लोन कर दिया था, इसलिए मशीन का कंट्रोल एजेंट स्मिथ पर भी हो गया था, जो होते ही मशीन्स बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स नियो के शरीर में छोड़ती है, जिससे मैट्रिक्स के अंदर नियो का एजेंट स्मिथ वाला क्लोन नष्ट हो जाता है। जिसके बाद एक एक करके सारे एजेंट स्मिथ भी नष्ट होने लगते हैं। अब एजेंट स्मिथ खत्म हो चुका था, इसलिए अपने वादे के मुताबिक मशीन्स का लीडर सारे सेंटिनल्स को जियोन सिटी से वापस बुला लेता है, जिससे वहां मौजूद लोगों में खुशियां की लहर दौड़ पड़ती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम एक नए मैट्रिक्स को देखते हैं, जिसमें ओरेकल और सती होते हैं, जहां क्रिएटर ओरेकल से कहता है कि इस मैट्रिक्स के वर्जन में जो भी इंसान जाग जाएगा उसे हम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। पर वो ये भी कहता है कि ये शांति शायद ज्यादा दिनों तक नहीं बनी रहेगी। जिसके बाद सती और ओरेकल के कॉन्वर्सेशन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करते कुछ ऐसे प्लॉट्स के बारे में जो अब भी सुलझी नहीं। तो जैसा कि इस मूवी के आखिरी सीन में हम समझ पाते हैं कि ये मैट्रिक्स का नया वर्जन था, और इसके पहले वाले वर्जन में नियो छठवां द वन था, यानी कि नियो छठवें मैट्रिक्स का द वन था। जिसके बाद अब सवाल आता है कि आखिर इतने सारे मैट्रिक्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता और उसे लगातार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह आप अपने फोन के एप्स अपडेट करते हो, उसी तरह मैट्रिक्स में भी नए नए फीचर्स और पुरानी कमियों को दूर करने के लिए अपडेट की जरूरत होती है। पर इससे अब एक और सवाल आता है कि नियो आखिर कौन था। तो इसका सरल जवाब मैंने पार्ट 2 में देख रखा है कि नियो दरअसल एक सॉफ्टवेयर ग्लिच था, यानी कि वो मैट्रिक्स का एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसे मशीन चाहकर भी दूर नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर मशीन्स ने ऐसी चाल चली कि द वन हर बार सोर्स तक पहुंचे, यानी कि वो क्रिएटर से मिले, जहां क्रिएटर उसको 2 ऑप्शन देगा, जिसके तहत पिछले 5 द वंस ने पहला दरवाजा चुना और मैट्रिक्स फिर से रिस्टार्ट कर दिया गया।
पर नियो ने ट्रिनिटी के प्यार के चलते अलग दरवाजा चुना, जिससे मशीन्स का सारा अंदाजा गलत हो गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाकी द वंस की तरह नियो भी पहला दरवाजा चुनेगा, जो आपने पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन में देखा ही होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरा दरवाजा चुनने की वजह से मशीन्स को उन सारे लोगों को मार देना चाहिए था जो मैट्रिक्स से कनेक्टेड थे, पर मशीन्स ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें इंसानों से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती। वहीं तब तक स्मिथ खुद को क्लोन करना भी शुरू कर दिया था, जिस कारण मैट्रिक्स का अस्तित्व खतरे में आ गया था। इसीलिए मजबूरन मशीन्स के लीडर को नियो का प्रस्ताव मानना पड़ा, जिसके बाद क्या हुआ आपने तो एक्सप्लेनेशन में देखा ही है। अब अगर आपको मेरी ऑल 3 पार्ट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। वहीं अगर आपको इसका आने वाला 4th पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।